चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्रैश कोर्स सीरीज का अगला चैप्टर, गैसियस स्टेट। ठीक है, इसमें मेजर जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर उनको न्यूमेरिकल पोर्शन पूछना होगा तो ग्राम्स लॉ से पूछते हैं, और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछना होगा तो रियल गैस से पूछते हैं। बाकी इसमें और भी टॉपिक होते हैं जिसको हम एक बार पढ़ लें तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, जबकि मेजर जो इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको ध्यान देना है वो है डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ और रियल गैस। ठीक है, बाकी चीजें हैं जो मैं जल्दी से फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं आपको, पहले से आपको बहुत सारी चीजें पता होती हैं। स्टार्ट करते हैं, गैस लॉस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहां पर आपको इसके जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके साथ में न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, ये फटाफट से अपन कवर कर लेंगे। जब इस चैप्टर के एंड में हम आएंगे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके करवा दूंगा कि अगर गैस लॉस पे क्वेश्चन आए तो किस तरीके से करना है। अभी सिर्फ मैं इसकी थ्योरी आपको कवर करवा रहा हूं। सबसे पहली बात कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। बॉयल्स लॉ होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस, मतलब जिसके मोल फिक्स हैं, उसके लिए प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या, कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, वॉल्यूम। लेकिन कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट मोल्स एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा। और अगर मैं दो अलग अलग स्टेट की बात करूं तो इक्वेशन ये बनेगी कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको पता रहती हैं, इसमें कोई ज्यादा खास चीज है भी नहीं। प्रेशर वॉल्यूम दे रखा होगा, कोई दूसरा प्रेशर दे रखा होगा, वॉल्यूम निकलवा लेंगे, या दूसरा वॉल्यूम दे रखा होगा, प्रेशर निकलवा लेंगे। मतलब दो अलग अलग स्टेट की इक्वेशन। सिमिलरली अगर चार्ल्स लॉ पे चलें तो चार्ल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑन एब्सोल्यूट स्केल, मतलब केल्विन वाला ले रहा हूं मैं, है ना। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन एट कांस्टेंट N एंड P, मतलब प्रेशर और मोल कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, तो मैं इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं क्या, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है, इन इक्वेशन पर बेस न्यूमेरिकल होता है, अगर कभी आ गया तो फिर ये इक्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते हो। और यहां टेम्परेचर किस में है, केल्विन में, ध्यान रखना, T किस में है, केल्विन में। गेलुसैक लॉ क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन मोल्स एंड वॉल्यूम आर केप्ट कांस्टेंट। ठीक, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, इस तरीके से। बहुत आसान है। अवोगैड्रोस लॉ के बारे में बात करेंगे तो इक्वल वॉल्यूम इक्वल मॉलिक्यूल रखता है, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स एट कांस्टेंट P एंड T, एट कांस्टेंट P एंड T। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशंस होती हैं। बस ये आप डायरेक्ट इक्वेशन ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन आए तो कर सकते हो। आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन बस इक्वेशन एक बार देख लो। ठीक है, फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखो जरा, कंबाइन गैस लॉ। जब तुम्हारा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चेंज हो रहा हो तो कंबाइन गैस लॉ लगता है। मतलब इक्वेशन क्या बनेगी, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। मतलब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसैक लॉ आ गया इसमें सारा, है ना। तो P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, ये क्या बन गई, कंबाइन गैस लॉ की इक्वेशन बन गई। अब यहां अगर तुम टेम्परेचर कांस्टेंट रख देते हो तो बॉयल्स लॉ पे चले जाओगे, P1V1 इक्वल टू P2V2। अगर तुम यहां पर प्रेशर कांस्टेंट रख देते हो तो चार्ल्स लॉ पे चले जाओगे, V1/T1 V2/T2। अगर तुम यहां वॉल्यूम कांस्टेंट रख दोगे तो गेलुसैक लॉ पे चले जाओगे, P1/T1 P2/T2। तो उनको कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चेंज हो रहा हो तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आप जानते हो, PV इक्वल टू nRT। अब यहां पर ये क्या क्या है, P तो प्रेशर है, मैं सीधे सीधे यूनिट लिख देता हूं, क्या है, ATM में रखना है P को। वॉल्यूम V क्या है आपका, लीटर में। ठीक है, N क्या है, मोल्स, R क्या है, गैस कांस्टेंट रखना है 0.0821। ठीक है, जिसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं और 1/12 लीटर ATM पर मोल केल्विन। ठीक है, और T क्या है आपका, टेम्परेचर किस में, केल्विन में। ठीक, अगर आप इसी इक्वेशन में यूनिट चेंज करके लिखना चाहते हो, अगर कोई बोले R हम ये नहीं लेंगे 25/3 लेंगे, मतलब 8.314, मतलब आपने वो जूल वाली वैल्यू ली, तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को फिर किस में लेना पड़ेगा आपको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम को किस में लेना पड़ेगा, मीटर क्यूब में। ठीक है, तो प्रेशर फिर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखना पड़ेगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में रखना पड़ेगा, R 25/3। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है,
आर को हम 1/12 रखेंगे तो प्रेशर एटीएम और वॉल्यूम लीटर में रख देना। बस ये कन्वर्जन ध्यान रखना प्रेशर का, मिलीमीटर ऑफ मरकरी से एटीएम में कन्वर्जन जानते हो आप, 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी और 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 760 टॉर। ठीक है, ये सब आपको, और वॉल्यूम का बचपन से आपने पढ़ रखा, 10th पास हो सभी लोग। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की अगर हम बात करें, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट क्या है कि द टोटल फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर, फॉर नॉन रिएक्टिंग gaseous mixture the total pressure is the sum of individual, जिसको हम पार्शियल बोलते हैं ना, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, मतलब नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर होना चाहिए, ऐसा मिक्सचर जो आपस में रिएक्ट ना करे। ठीक है, फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर द टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। ठीक है, मतलब अगर मान लो मेरे पास कंटेनर है और इसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, तो मैं टोटल प्रेशर पीटी क्या लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर 1 प्लस पार्शियल प्रेशर 2 प्लस पार्शियल प्रेशर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से लिखूंगा। अब इसमें अगर कभी न्यूमेरिकल मिलेगा तो किस फॉर्मूले में मिलेगा वो लिख रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर ये होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर। मोल फ्रैक्शन आपको निकालना आना चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस क्या होता है, मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, किसी पर्टिकुलर गैस का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल रखो, टोटल प्रेशर गिवन होगा, पार्शियल प्रेशर आप निकाल सकते हो। ठीक है, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लिखे हैं। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल में लास्ट में इकट्ठे करवाऊंगा आपको, है ना, फटाफट से ये सब लिख लो पहले जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर चलते हैं। इसके कुछ पोस्टुलेट होते हैं, एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन केटीजी से आया तो ये डायरेक्ट पोस्टुलेट पर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप पोस्टुलेट ध्यान रखना क्या क्या, बहुत आसान है। पॉइंट नंबर 1 क्या है, देयर इज नो force of attraction, there is no force of attraction between gas molecules, मतलब गैस मॉलिक्यूल के बीच में आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, मतलब हम क्या मानेंगे इसको, पॉइंट मास मानेंगे। क्या मानेंगे, पॉइंट मास, बहुत ही कम मास होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेंगे, आप जानते हो फिजिक्स में। पॉइंट नंबर 4, द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज क्योटिक का मतलब होता है रैंडम। ठीक है, रैंडम मोशन होता है। क्योटिक मीन्स क्या होता है, डिसऑर्डर या रैंडम। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी of gas molecules is directly proportional to absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो यहां पर मैं फॉर्मूला बनाता हूं, इसका क्या बनेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी लिख लो, क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 3/2 RT। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अगर n मोल है, फॉर n मोल्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2
nRT। ठीक है, कभी कभी आपसे ऐसा ही पूछ लेते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये होता है आपका 3/2 kT। ठीक है, पर मॉलिक्यूल के लिए आपको अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो R/Na क्या होता है, K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, R/Na क्या होता है, यहां लिख देता हूं, R/Na ये होता है K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और K की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23। ठीक है, आप ध्यान रखना इसको। अब ये तो बात हो गई एवरेज काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें, किसकी, काइनेटिक गैस इक्वेशन, जो पोस्टुलेट से डेरिवेशन करके निकलती काइनेटिक गैस इक्वेशन, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन होती PV इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS का होल स्क्वायर। VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको आगे अपन डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अब इसमें आपको यूनिट क्या रखनी है, जैसे यहां तो आपको पता है कि टेम्परेचर को किस में रखना है आपको, केल्विन में, और आर को किस में रखना है आपको, आर जो होगा वो जूल में रखेंगे अपन, क्या 25/3 8.314 होता है, है ना, जूल पर मोल केल्विन। तो कभी अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने की जरूरत पड़े तो आर यहां पे 25/3 या फिर 8.314 जूल पर मोल केल्विन में रखेंगे अपन। ठीक है, अब यहां क्या होंगी, यहां यूनिट होंगी, पी की होगी पास्कल। ठीक है, वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब, मास होगा केजी में, नेग्लिजिबल लेकिन बहुत कम, जितना भी दिया है केजी में रखेंगे मास। ठीक है, एन तो नंबर होता है, और VRMS जो होता है वो मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, फिर से बोल रहा हूं ये सब मैं अभी फॉर्मूले आपको समझा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा बहुत जो थ्योरी है वो कवर करा रहा हूं, बाकी चैप्टर के लास्ट में हम इन सब के न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, इनको नोट कर लो, आप फटाफट से आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर स्पीड्स के बारे में समझ लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, अपने पास एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल भाग रहे हैं। ठीक है, अब अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल भाग रहे हैं तो वो अलग अलग वेलोसिटी से भागते हैं, तो उन्हीं वेलोसिटी को हम यहां डिस्क्राइब कर रहे हैं जो केटीजी के पोस्टुलेट थे उससे रिलेट करके, है ना। तो VRMS क्या होता है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, VRMS इज इक्वल टू √3RT/M। यहां पर VRMS की यूनिट क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट 25/3 रखेंगे अपन। ठीक है, 8.314। टेम्परेचर किस में रखेंगे, केल्विन पे। और एम क्या है आपका, मोलर मास, और मोलर मास किस में रखोगे आप, केजी में रखोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे यूनिट का खास ध्यान रखना। ठीक, इसी तरीके से वी एवरेज का फॉर्मूला होता है, वी एवरेज इज इक्वल टू होता है √8RT/πm। ठीक है, सेम वही यहां पर यूनिट वही रहेंगी। ठीक है, अगला है VMP। पहली बात तो VMP होता क्या, इसके बारे में लिखेंगे। डेफिनेशन ये कि द वेलोसिटी possesses by मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखना, ये वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं है, लेकिन ये वो वेलोसिटी है जो बहुत सारे मॉलिक्यूल रख रहे हैं। ठीक है, तो VMP इज इक्वल टू होता है √2RT/M। ठीक है, यूनिट आपकी वही है, जो यहां यूनिट लिखी है वही है सारी। ठीक है, अब ये जो VRMS है ये कैसे निकलता है, अलग अलग मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर लेकर मीन लेते हैं और उसका रूट लगाते हैं। यहां क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का सीधा एवरेज लेते हैं, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, बहुत सारे मॉलिक्यूल जो वेलोसिटी रखते हैं वो होती है। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया जी कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब कंपैरिजन कराना है, तो पहली बात RT/M तो कॉमन है सभी में, एक्स्ट्रा क्या है, यहां √3, यहां √8/π और यहां √2। ठीक है, तो √3 क्या होता है, बड़ा किससे, √8/π से, और फिर आता है क्या, √2। इसका मतलब VRMS बड़ा होगा, फिर V एवरेज बड़ा होगा, और फिर VMP बड़ा होगा। और याद करने के लिए ऐसा याद कर लो, RAM, RAM, RMS, एवरेज और MP। ठीक है, RAM ऐसे याद कर लेना। तो ये वेलोसिटी का क्या आ गया आपके पास, कंपैरिजन आ गया। ठीक है, अब यहां पर कई बार कुछ बुक में ऐसा भी लिखा है कि R की जगह इसको K से, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से रिप्लेस किया है। तो जो RT/M होता है ना, RT/M यहां लिख देता हूं, RT/M ये होता है KT/m। ठीक है, यहां K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर और M मास हो गया। यहां M क्या, मोलर मास है, यहां पर मास ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, तो कभी कभी अपन RT/M को KT/M भी लिख सकते हैं। और कई बुक में डेंसिटी के साथ भी रिलेशन दिया है, क्या D इज इक्वल टू क्या होता है, PM/RT होता है ना,
तो मैं क्या लिख रहा हूं देखना जरा, आर टी अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू पी बाई डी। तो आप सभी फॉर्मूले में आर टी बाई कैपिटल एम को पी बाई डी से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे यहां √3 पी बाई डी लिख सकते हो, यहां √8 अपॉन पाई पी बाई डी लिख सकते हो, यहां 2 पी बाई डी लिख सकते हो, है ना। अगर मैं इसको इक्वल करके लिखूं कैसे, √3 पी बाई डी ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना। और इसको √8 अपॉन पाई पी बाई डी ऐसे लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो, √2 पी बाई डी ऐसे भी लिख सकते हो ना, प्रेशर और डेंसिटी के फॉर्म में। तो अलग अलग टाइप के फॉर्मूले इसके डेराइव आप कर सकते हो, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इतना समझना है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और वेलोसिटी का कर्व किस टाइप का होता है दो अलग अलग केसेस में। अगर एक ही गैस हो, अलग अलग टेम्परेचर पे उसको स्टडी कर रहे हो, और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिफरेंट गैसेस को स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो कर्व क्या है, कुछ इस तरीके से आता है। कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से आता है इसका, ऐसा। अब यहां पर ये क्या क्या चीजें हैं, अगर मैं यहां पर पॉइंट बनाऊं ये, तो जब ये पीक पर आता है कर्व, मतलब जब ये मैक्सिमम पॉइंट पर होता है अपने, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है VMP, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्योंकि आपने बोला था, डिफाइन किया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास ये वेलोसिटी होनी चाहिए, मतलब एरिया अंडर द कर्व को ही हम मॉलिक्यूल्स से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब क्या हो गया, आपका जो पीक पॉइंट है वो MP हो गया। आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे आओगे तो ये जो पॉइंट आएगा वो कौन सी वेलोसिटी देगा आपको, एवरेज वेलोसिटी देगा। और थोड़ा सा आगे आओगे तो ये कौन सी वेलोसिटी देगा आपको, VRMS देगा। और आपको ये पता है RMS ज्यादा होता है, फिर एवरेज, फिर MP, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर मान लो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर की स्टडी कर रहे हैं, तो ये T1 टेम्परेचर पर ग्राफ है, ठीक है। ये ब्लू वाला किस पे, T1 पे। अब मैं ब्लैक वाला बना रहा हूं, तो ब्लैक वाला ग्राफ क्या है, कुछ ऐसा जाएगा इस तरीके से। अब ये जो है वो किस टेम्परेचर पर है, T2 पर है, ठीक है। अब इसका जो पीक है वो इसकी वेलोसिटी देगा, कौन सी, VMP, ठीक है। मैं यहां पर 1 2 3 लिख देता हूं, क्यों, ये T1 टेम्परेचर पे है, 111 लिख देता हूं, सॉरी 1 2 3 नहीं 111। और ये T2 पर है तो क्या हो गया, VMP2। इसी तरीके से ये क्या होगा, VAverage2। और ये क्या होगा, VRMS2, मतलब T2 टेम्परेचर पे, और ये वेलोसिटी इस वाली एक्सिस पर है, ठीक है। तो आप देखो जरा ध्यान से, पहले वेलोसिटी कम थी, अब बढ़ गई। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी क्या होती, बढ़ती है। मतलब अगर मैं टेम्परेचर देखूं तो T2 क्या है, इज ग्रेटर देन किससे, T1 से। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे कर्व फ्लैट होता जाएगा, अगले वाले का और ऐसा आएगा, फिर और ऐसा आएगा, फ्लैट होता जाएगा कर्व, ठीक है। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है, तीनों ही बढ़ती हैं, ठीक है। और इस ग्राफ में या इस कर्व में आप देखो तो T2 इज ग्रेटर देन क्या है, T1 है। समझ गया बात, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं डिफरेंट गैसेस का सेम टेम्परेचर पर ग्राफ देखूं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और वेलोसिटी का, तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये क्या है, किसी एक पर्टिकुलर गैस का है, M1 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट को बढ़ाता हूं तो कर्व क्या होगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा कर्व क्या होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा। तो ये किसका है, M2 पर है। अगर मैं यहां पर मॉलिक्यूलर वेट को कंपेयर कराऊं तो मॉलिक्यूलर वेट M1 क्या है, ज्यादा है किससे, M2 से। क्यों, मॉलिक्यूलर वेट जब ज्यादा होता है तो वेलोसिटी क्या होती, कम होती ना। देखो आप सभी फॉर्मूले में मॉलिक्यूलर वेट नीचे आता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट M1 अगर ज्यादा है तो ये वेलोसिटी क्या है, देखो कम है, और ये वाली वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। तो और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते जाओगे तो कर्व वैसे ही फ्लैट होता जाएगा जैसे टेम्परेचर का होता था। तो ध्यान रखना, टेम्परेचर क्या होता, बढ़ता जाता है अगर कर्व फ्लैट हो रहा है। तो यहां क्या, मॉलिक्यूलर वेट कम होता जाता है अगर कर्व फ्लैट की तरफ जा रहा है। तो अगले वाले का बनाओगे तो और ऐसा आएगा, फ्लैट होता जाएगा ये, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में तो नहीं समझना, बस आप ये समझ लो कि क्या क्या चीजें थी, टेम्परेचर कैसे कंपेयर कराओगे और मॉलिक्यूलर वेट कैसे कंपेयर कराओगे। बाकी होता तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पूरी इक्वेशन होती मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वाली इक्वेशन, उससे सब कुछ निकलता है, ठीक है। उतना ज्यादा हमें नहीं पढ़ना, हम फोकस किस पे कर रहे हैं, जेईई मेन पे और नीट पे, है ना। तो इतना चीज आप पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आप ग्राफ आगे बढ़ाते जाओगे तो मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आप यहां से चैप्टर पर ध्यान देना आप, ग्राम्स लॉ से, ठीक है। दो टॉपिक हैं अपने, ग्राम्स लॉ ऑफ रियल गैस, ठीक है। ग्राम्स लॉ है और एक रियल गैस है। ये दो टॉपिक अगर आपने अच्छे से कर लिए तो गैस स्टेट में क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, मैं ये सब टॉपिक भी पढ़ाते जाऊंगा और इससे रिलेटेड साथ में क्वेश्चन भी आपको करवाते जाऊंगा।
और बाकी जो अभी अपन ने पीछे थ्योरी रिवाइज करी है उसके क्वेश्चन हम एंड में करेंगे, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन। लॉ समझने के पहले ये प्रोसेस समझना जरूरी है कि व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज इफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं। डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स from higher concentration to lower concentration, इसको बोलते हैं अपन क्या? डिफ्यूजन। बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे आप डीओ लगाते हो, तो सपोज मैं इस रूम के इस कोने में खड़ा हूं और मैं डीओ लगा रहा हूं, तो थोड़ी देर बाद रूम के दूसरे कोने में खुशबू आना चालू हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल फ्लो कर गए वहां तक। तो यहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, यहां से उस तरफ गैस के मॉलिक्यूल फ्लो कर रहे हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हायर से लोअर की तरफ मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है और स्पॉन्टेनियस हो रहा है विदाउट एनी प्रेशर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? डिफ्यूजन बोलते हैं। अब इसमें एक वर्ड और यूज किया गया, इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का ही स्पेशल केस है। इफ्यूजन किसे बोलेंगे? जैसे अगर आपका डिफ्यूजन हो रहा हो पिन होल या स्मॉल होल, जिसको ओराइफिस बोलते हैं, उससे अगर गैस पास हो रही हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इफ्यूजन। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखना। डिफ्यूजन फ्रॉम पिन होल और स्मॉल होल और ओराइफिस, ठीक है, बात बराबर ही है इन तीनों की। तो अगर ऐसे डिफ्यूजन हो रहा हो, मतलब गैस मॉलिक्यूल का फ्लो हो रहा हो इस तरीके से, मतलब पिन होल से या स्मॉल होल या ओराइफिस से, तो उसको हम इफ्यूजन बोलेंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल है, सिलेंडर से गैस लीकेज होती है, सब लोगों ने देखा होगा, मतलब महसूस किया होगा। तो सिलेंडर से जो गैस लीकेज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? इफ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल होल से गैस पास हो रही है, ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? उसको इफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन का स्पेशल केस ही इफ्यूजन है, बाकी लॉ दोनों में ही वैलिड है। तो अब हम लॉ के बारे में लिख लेते हैं क्या होता है। तो ये जो लॉ है वो क्या है? लॉ का स्टेटमेंट ये है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन or effusion is inversely proportional to the square root of the density at constant टेम्परेचर एंड प्रेशर। टी एंड पी कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, जिसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूं, क्या बोल रहे हैं आपसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी एट टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी बोल सकते हैं अपन, तो अंडर रूट डेंसिटी की जगह वेपर डेंसिटी लिख सकते हो। और वेपर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि m/2 होता है, तो मैं इसको अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट लिख सकता हूं। तो मैं क्या रिलेशन बना रहा हूं यहां पर? अगर मेरे पास दो गैसेस में कंपैरिजन कराना हो मुझे रेट का, तो मैं एक रिलेशन बना सकता हूं। क्या क्या? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। M क्या ले लिया मैंने? मॉलिक्यूलर वेट को M लिख दिया, और R क्या होगी? रेट ऑफ वन गैस, और ये रेट ऑफ सेकंड गैस, मतलब पहले गैस की रेट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाय M1, ठीक है। तो ये वाली एक इक्वेशन है, इसको ध्यान रखना। इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा और इस पर बेस्ड आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन में यहीं पे डिस्कस करा रहा हूं, क्या? कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर कराना है, और मुझे गैसेस दे रखी हैं CH4, CO2 और SO2, ये गैसेस दे रखी हैं, ठीक है, इनका रेट कंपेयर कराना है। तो सीधी सी बात है, मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा तो रेट क्या होगी? कम, और मॉलिक्यूलर वेट कम तो रेट ज्यादा, इनवर्सली है ना। तो सीधी सी बात है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है बता दो जरा। इसका मॉलिक्यूलर वेट 16, इसका 44 और इसका 64, ये याद तो रहता ही आपको। अगर मैं रेट इसकी डिफाइन करूं, इसको बोल रहा हूं मैं R1, इसको R2 और इसको R3, तो किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है? 64 ज्यादा है, मतलब रेट इसकी कम होगी। सीधी सी बात है, जो मोटा आदमी है वो धीमे धीमे भागेगा, पतला आदमी तेज तेज भागेगा, है ना। तो R3
R2 और R1 सबसे ज्यादा। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम उसकी रेट क्या होगी, ज्यादा। तो इस टाइप से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं यहां पर इस टॉपिक में आपको साथ ही साथ क्या बताते जा रहा हूं, क्वेश्चन भी साथ में बताते जा रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि क्लियर समझ में आ जाए कि थ्योरी के साथ क्वेश्चन कैसे आपको अप्लाई करना है। क्योंकि फिर से मैं बोल रहा हूं, ग्राम्स लॉ और रियल गैस ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है गैसीय स्टेट में। बाकी हमने एक बार रिवाइज कर लिया और उसके एक बार क्वेश्चन भी देख लेंगे लास्ट में जब अपन ये सब खत्म करेंगे, ठीक है। तो नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो इसके न्यूमेरिकल भी देख लो। इस फॉर्मूले पर बेस्ड ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है और इसका न्यूमेरिकल कैसा होगा वो इस टाइप का होगा। ध्यान से देखना जरा, क्या कहना है इनका, रेट ऑफ डिफ्यूजन, आरओडी मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट अ गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस एक्स। मतलब रेट ऑफ मीथेन अपॉन रेट ऑफ गैस एक्स, ये क्या है, 2 है, सीधी सी बात, ठीक है। अब अगर रेट ऑफ मीथेन अपॉन रेट ऑफ एक्स को मुझे इस फॉर्मूले से लिखना हो तो अंडर रूट में इसको पलट दो, मतलब अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। होल स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स अपॉन 16 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 16 इंटू 4 मतलब 64। तो इस तरीके से इस इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल हो सकता है। अब इसमें हम रेट को अलग अलग तरीके से भी डिफाइन करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर रेट को किस किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फटाफट से इसको लिखो पहले। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, रेट को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। रेट को हम 3 टाइप से लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, पहला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम के टर्म में हम लिखेंगे रेट। कैसे, अगर कोई गैस फ्लो हो रही है तो कितने टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, तो हम रेट को इस तरीके से लिख सकते हैं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे अगर मैं आपके सामने ऐसा बोलूं कि एक ट्यूब है, ठीक है, एक ट्यूब है, उसकी पर्टिकुलर लेंथ है, इधर से मैंने गैस डाली तो कितने टाइम में कितनी लेंथ कवर हो रही है उस ट्यूब की। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो हम लेंथ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, हम लिख रहे हैं रेट इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में कितनी लेंथ कवर करी, ऐसा बोल सकते हैं हम रेट को। और तीसरे नंबर पे हम बोल सकते हैं मोल्स के टर्म में। किसके टर्म में, मोल्स के टर्म में। कैसे, कि कितने टाइम में कितने मोल फ्लो हुए, ठीक है। तो हम इन 3 टाइप से रेट को डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में, लेंथ के टर्म में और मोल्स के टर्म में। अब हम इसी से बेस्ड फॉर्मूले बना लेते हैं। मान लो मेरे पास 2 गैसेस हैं, ठीक है, एक है गैस 1 और एक है गैस 2, ठीक। ध्यान से लिखना, वॉल्यूम अगर गैस का, एक गैस का V1 और इसका V2 है, टाइम अगर ये ले रही है T1 और ये T2, अगर मान लो कभी लेंथ दी है L1 L2, मोल दिए हैं N1 N2 और मॉलिक्यूलर वेट M1 M2, तो मैं क्या क्या फॉर्मूले बना रहा हूं ध्यान से देखना जरा। मैं ऐसे लिख रहा हूं, 2 गैसेस के लिए रेट कंपेयर कराएंगे तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाय M1 होता है ना। तो मैं R1 को V1 बाय T1 और R2 को V2 बाय T2 रखकर फाइनल लिख रहा हूं, क्या, V1 अपॉन V2 इंटू T2 बाय T1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाय M1। इस तरीके से ये पहला फॉर्मूला बना। दूसरा फॉर्मूला लेंथ के टर्म में L1 बाय L2 इंटू T2 बाय T1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाय M1, एक ये बना, ठीक है। तीसरा देखना, मोल के टर्म में N1 बाय N2 इंटू T2 बाय T1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाय M1। तो आप देखो फॉर्मूले क्या बन गए आपके, वॉल्यूम के टर्म में V रख दो, लेंथ के टर्म में L और मोल के टर्म में N, मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज या इफ्यूज वाले, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले बन गए। अब इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं, कैसे होते हैं नोट करो, फिर मैं आपको करके बताता हूं। चलो तो अब न्यूमेरिकल देख लो कैसे होते हैं, ध्यान से देखना जरा, पढ़ लो। 2 गैसेज A एंड B हैविंग सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, सेम है, ठीक है, डिफ्यूज थ्रू अ पोरस पोर्शन इन 20 सेकेंड और 10 सेकेंड, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट A का दे रखा है 49, B का निकालना है। तो मैं V1 बाई V2 में V1 को VA लिख रहा हूं, VA बाय 2 को B लिख रहा हूं, ठीक है, इंटू TB बाई TA इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। अब ध्यान देना जरा, VA अपॉन VB, सेम वॉल्यूम तो ये कट गया,
टीबी मतलब सेकंड वाली गैस का 10 सेकंड दे रखा है, फर्स्ट वाली का 20 सेकंड। अंडर रूट मॉलिकुलर वेट बी का मुझे निकालना है और ए का कितना है 49, ऐसा है ये। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो जरा, एक काम करो होल स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 लिख दूं मैं इसको भाई, 10/20 1/2 स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ बी अपॉन 49। तो यहां से मॉलिकुलर वेट ऑफ बी आ जाएगा 49/4, डिवाइड कर लेना, आ जाएगा आंसर। इस तरीके से अप्लाई करना, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आराम से समझेंगे, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बस ये है कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं इसका एग्जाम में अगर आया तो, ठीक है। चलो एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें, अरेंजमेंट समझा देता हूं। एक ट्यूब है मेरे पास जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। ट्यूब की जो लेंथ है 100 सेंटीमीटर है। गैस H2 को इधर से डाला गया और गैस O2 को इधर से डाला गया। अब आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ये वाला एंड, H2 वाला एंड, जहां से यहां से गैस डाल रहे हैं ना H2 एंड, व्हेन दे विल मीट फर्स्ट, मतलब जब पहली मुलाकात हो तो दूरियां बता दो। वो ये कह रहे हैं, मतलब यहां से H2 गैस डाली, यहां से O2 डाली, बता कौन तेज भागेगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। H2 का मॉलिक्यूलर वेट कम है तो ये गैस तेज भागेगी और ये धीमे धीमे भागेगी, तो ऑब्वियसली H2 गैस आधे से आगे निकल जाएगी। तो मैं ये मान लेता हूं कि वो यहां पर मिल रहे हैं, ये H2 वाली गैस है और ये O2 वाली गैस मान ली मैंने। तो यहां से H2 ने ट्रेवल किया, यहां से O2 ने ट्रेवल किया, और H2 की एंड की तरफ से मैं ये डिस्टेंस सपोज बोलता हूं x है, ये कितनी है x, तो बाकी बची हुई कितनी बचेगी 100 - x बचेगी ना, तो बाकी जो है वो 100 - x हो जाएगी, ठीक। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर लेंथ लगा रहा हूं क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है, तो लेंथ के टर्म में लगा रहा हूं। कैसे, x मैंने किसको माना H2 वाले को, और 100 - x किसको माना O2 वाले को, ठीक। अब टाइम के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो जब कुछ कंडीशन नहीं दे रखी होती तो आइडेंटिकल कंडीशन मान लेते हैं, तो टाइम सेम है तो इनटू जो टाइम है वो 1/1 कर देता हूं मैं, मतलब वो कट गया आपका टाइम, ठीक है। इज इक्वल टू अंडर रूट, अब क्या रखोगे 100 - x किसके लिए था, O2 के लिए, तो मॉलिक्यूलर वेट O2 का ऊपर जाएगा 32 और H2 का 2, बस यहां से x निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन 100 - x इज इक्वल टू अंडर रूट 16 कितना हो गया 4, तो x इज इक्वल टू 400 माइनस 4x, तो 5x इज इक्वल टू 400 हो गया, और x कितना आ गया 80 सेंटीमीटर आ गया। मतलब H2 की एंड की तरफ से कितना ट्रेवल करेगी, H2 गैस कितना ट्रेवल करेगी 80 सेंटीमीटर, तब जाके इनकी मुलाकात होगी। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेते कि O2 की साइड से बताओ, तो बाकी बचा हुआ मतलब 20 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से लेंथ वाला क्वेश्चन भी होता है आपके सामने। एक आपको ऐसा ही मिलेगा कि अमोनिया डाला HCl डाला, तो वो डिस्टेंस बताओ, कुछ डिस्टेंस दे रखी होगी ट्यूब की, वो डिस्टेंस बताओ जब व्हाइट फ्यूम्स बने, क्योंकि अमोनिया HCl रिएक्शन करके NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स बनाता है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। या आपसे ऐसा भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाइट फ्यूम्स किस एंड की तरफ बनेंगे, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कम, HCl का ज्यादा होता है, तो अमोनिया तेज भाग जाएगा उस तरफ HCl एंड की तरफ, तो HCl एंड की तरफ फ्यूम्स बनेंगे। मतलब किस एंड की तरफ फ्यूम्स बनेंगे, HCl वाले एंड की तरफ, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, वो धीमे धीमे भागेगी, और अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कम है, वो तेज तेज भागेगी, तो वो उस एंड की तरफ चली जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसको इस तरीके से आपको करना है, समझ गया बात को, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ग्राम्स लॉ में एक स्पेशल केस आता है कि अगर प्रेशर भी वेरिएबल हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो किस तरीके से हम रेट लिखते हैं। ध्यान से देखना जरा, केस ये है कि इफ प्रेशर इज वेरिएबल, इफ प्रेशर इज वेरिएबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर तो देखो कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर अगर वेरिएबल हो तो इक्वेशन क्या बनती है, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फिर P और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, तो आप जानते ही थे, बस RS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P और हो जाएगा। मतलब क्या बनेगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू आएगा P1 अपॉन P2, और अंडर रूट क्या आ जाएगा D2/D1, जिसको मैं ऐसा लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि इस फॉर्म में आप याद करते ही हो M2/M1, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूं P/अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट लिख सकता हूं, और मॉलिक्यूलर वेट को मैं क्या ले रहा हूं M। अब यहां पर जो रेट है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम के टर्म में, लेंथ के टर्म में और मोल के टर्म में। तो मैं मोल के टर्म में इसको लिख के बता रहा हूं, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के जो मैंने यहां लिखा। ध्यान से देखना, अगर मैं रेट को मोल के टर्म में लिखूं, अगर टाइम सेम है तो मैं लिख रहा हूं N1 अपॉन N2, और इंटू T2/T1 आता है तो वो तो सेम है, तो उसको हटा दो, इज इक्वल टू प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है, तो N1 अपॉन N2 यहां लिख दिया मैंने, और अंडर रूट M2/M1।
अब रुको 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 रुको, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, क्या यहां भी n1/n2 लिख दिया, यहां भी n1/n2 लिख दिया। ये जो n1/n2 है ये इफ्यूज्ड या डिफ्यूज्ड आउट होता है, ये है ना, इफ्यूज्ड आउट है, मतलब कितना मोल का रेशियो बाहर निकल रहा है, ठीक है, किसी पंक्चर्ड फुटबॉल से। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे इस पर बेस्ड। और n1/n2 क्या है, ये इनिशियली प्रेजेंट इन द कंटेनर, ठीक है, ये इनिशियल होते हैं कौन से, ये वाले मोल का रेशियो, और ये कौन सा है जो इफ्यूज आउट बाहर निकलता है। अब कैसे अप्लाई करना है इसको, यहां अप्लाई करके मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ लो। अ फुटबॉल ब्लैडर कंटेन्स इक्विमोलर प्रोपोर्शन ऑफ H2 एंड O2, ठीक है। द कॉम्पोजिशन बाय मास, कॉम्पोजिशन बाय मास का मतलब वेट का रेशियो, ऑफ द मिक्सचर इफ्यूज्ड आउट बाय पंक्चर्ड फुटबॉल इन द रेशियो H2 और O2 का निकालना है। तो ध्यान से देखो मैं इक्वेशन क्या लिख रहा हूं, मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ O2, ये कौन से हो गए, इफ्यूज्ड आउट वाले हो गए। क्या होगा ये, इफ्यूज्ड आउट, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ O2, ये क्या है, इनिशियल प्रेजेंट इन द कंटेनर, ठीक है। और अंडर रूट क्या लिख रहा हूं मैं, m2 मतलब m ऑफ O2 मोटू अपॉन m ऑफ H2 मच2, ठीक है, इस टाइप से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसको अप्लाई कर लेते हैं कैसे, ये मोल का रेशियो फ्यूज्ड आउट मुझे निकालना है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ O2। आपको इनिशियल मोल का रेशियो कितना दे रखा है, देखो यहां लिखा है कहीं पे इक्विमोलर प्रोपोर्शन, इक्विमोलर है मतलब ये कट जाएगा, इसको मैं 1 लिख देता हूं। अगर कभी यहां पर देते कि 4:1 मोल प्रोपोर्शन, तो हम उसको यहां 4/1 लिख देते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो भी आपको गिवन होते हैं मोल वो यहां रखते हैं, कई लोग क्या गलती कर देते हैं, वो यहां रखने लगते हैं, फिर ये तो बाहर निकलने वाले हो गए ना, इनिशियल कितने हैं वो दिए होते हैं आपको हमेशा, है ना, तो वो 1 है, और इंटू अंडर रूट मॉलिकुलर वेट ऑफ O2 32 और मॉलिकुलर वेट ऑफ H2 2, तो अंडर रूट 16 हो जाएगा, मतलब ये 4 बाहर निकलेगा। अब लेकिन ये तो मोल का रेशियो आया, आपको कॉम्पोजिशन बाय मास चाहिए, तो मोल से मास में चले जाओ, कैसे, वेट ऑफ H2 अपॉन वेट ऑफ O2, मैं मोल को वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट करके फॉर्मूला बना रहा हूं, है ना, वेट ऑफ H2 अपॉन वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ O2 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ H2। ध्यान से समझ लो कैसे लिखा मैंने, मोल ऑफ H2 को मैंने ऊपर लिखा वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, इसको वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो वो ऐसा आ गया, है ना, इज इक्वल टू क्या है 4। अब वेट ऑफ H2 अपॉन वेट ऑफ O2 ये मुझे निकालना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखना जरा, 4 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ H2 ऊपर चला जाएगा 2 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ O2 नीचे आ जाएगा 32, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/4, तो वेट का रेशियो क्या आया 1/4 आया, मतलब कॉम्पोजिशन बाय मास जो बाहर निकला वो इतना निकला। समझ गया बात को कैसे लगाना है, जो लेफ्ट साइड मोल होते हैं वो इफ्यूज्ड आउट वाले बाहर कितने निकल रहे हैं, और जो मोल्स यहां लिखे हैं राइट साइड वो इनिशियल कितने प्रेजेंट है कंटेनर में आपको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन से रिलेटेड, हर एक टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसा बनता है, न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, जितने क्वेश्चन मैंने कराए उनको अच्छे से करके जाना आप, ठीक है। आराम से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ग्राम्स लॉ का, तो सबसे पहले ग्राम्स लॉ का ही ढूंढना आप, तो पेपर में सबसे पहले पेपर आया बस तुरंत देखा आपने कि अच्छा ग्राम्स लॉ कहाँ है, ग्राम्स लॉ का क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए, फटाफट से क्वेश्चन बन जाएगा इसका, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट पोर्शन पर, रियल गैस। बहुत ध्यान से समझना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आता इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो और आंसर लगा सकते हो आप, अगर आपको थ्योरी अच्छे से पता है तो सारी थ्योरी बेसिक है, आराम से समझेंगे अपन। पहली बात तो रियल गैस कौन सी गैस होती है, एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करती है वो रियल गैस होती है, आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती, अपन ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब रियल गैस को हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि एक्चुअल में जो एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि आपको भी पता है कि गैसेस लिक्विफाई होती हैं, आप जानते हो घर में सिलेंडर है अपने, ब्यूटेन होती है उसमें, तो घर में जो सिलेंडर है उसमें अगर गैस है तो आप अगर सिलेंडर को हिला के देखो तो लिक्विड जैसा फील होता है ना, मतलब गैस लिक्विफाई होकर है उसमें भरी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, गैस लिक्विफाई होती है। अगर गैस लिक्विफाई हो रही है इसका मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना गैस के मॉलिक्यूल में, तभी तो लिक्विफेक्शन हो रहा है, इसका मतलब गैसेस एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी वाली, रियल गैस, आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती, या हम यूं बोलें आइडियल गैस को लिक्विफाई करना मतलब कर ही नहीं पाते, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, आसान और मुश्किल की तो बात ही दूर, आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, ठीक है। क्यों लिक्विफाई नहीं होती, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते। रियल गैस लिक्विफाई होती है क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। तो दो चीजें अगर मैं बोलूं आपसे कि आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस है, तो आइडियल गैस में जो दो पोस्टुलेट थे केटीजी वाले जो लगते हैं आइडियल गैस में, केटीजी के पोस्टुलेट में एक पोस्टुलेट हमने ये लिखा था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जबकि एक्चुअल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
दूसरा पॉस्टुलेट ये लिखा था कि कोई मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नहीं होगा, मतलब मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम नहीं होगा, हम उसको नेग्लिजिबल लेंगे। जबकि एक्चुअल में अगर गैसेस लिक्विफाई हो रही हैं तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम तो होगा, तभी तो गैस लिक्विफाई हो रही है। ठीक है, तो ये दो पॉस्टुलेट हैं जो आइडियल में नहीं होते लेकिन रियल में होते हैं। अब रियल गैस की स्टडी हम कैसे करते हैं? रियल गैस की स्टडी हम करते हैं तीन तरीके से। पहला है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, दूसरा ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे अपन, और तीसरा वान डेर वाल इक्वेशन से समझेंगे अपन। ठीक है, तो पहला मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। चलो स्टार्ट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को हम कैसे डिफाइन करते हैं? Z क्या है? एक रेशियो है रियल गैस के वॉल्यूम का और आइडियल गैस के वॉल्यूम का, वी रियल अपॉन वी आइडियल। इसको अपन बोलते हैं क्या? Z। और Z की हेल्प से ही हम समझाते हैं रियल गैस के बारे में। इसको अपन थोड़ा सा फॉर्मूला इसका बना लेते हैं। क्या? वी रियल को मैं बोल रहा हूं ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम, ठीक है, और वी आइडियल को क्या लिख रहा हूं? एन आर टी अपॉन पी। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं? वी ऑब्जर्व्ड अपॉन एन, ये जो है ना, इसको बोल रहे हैं मोलर वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम पर मोल मतलब मोलर वॉल्यूम, तो पी वी एम ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय आर टी। ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं। अब गैसेस के लिए Z का कैलकुलेशन किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो Z की अलग अलग वैल्यूज आई, तो Z की वैल्यू के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर देंगे रियल गैस को। कैसे? हम ऐसा बोलते हैं कि Z जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z क्या क्या हो सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के बारे में अगर मैं बात करूं तो Z की तीन वैल्यू हो सकती हैं, ध्यान से देखना जरा। Z हो सकता है इक्वल टू 1। Z इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? Z इक्वल टू 1 का मतलब है कि वी रियल इज इक्वल टू वी आइडियल, मतलब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। मतलब Z इज इक्वल टू 1, मैं क्या लिख रहा हूं पॉइंट, मैं पॉइंट ये लिख रहा हूं कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। कब? Z इज इक्वल टू 1 में। और अगर आइडियल गैस है तो मैं ऐसा बोलूंगा, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, मतलब ना तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ना ही रिपल्सिव फोर्सेस हैं, कोई फोर्स ही नहीं है आइडियल गैस में। ठीक है, तो Z1 होता है तो रियल आइडियल की तरह बिहेव करती है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो कैन नॉट बी लिक्विफाई, कैन नॉट बी लिक्विफाई, तो आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, पहले पॉइंट। चलो दूसरा पॉइंट लिखते हैं। एक Z लेस देन 1 आ सकता है भाई, एक Z इक्वल टू 1 आ सकता है, Z लेस देन 1 आ, देखो Z नेगेटिव में तो कभी आएगा नहीं, आप जानते हो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर नेगेटिव में तो होंगे नहीं, तो Z लेस देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा या इक्वल टू 1 आएगा। अगर लेस देन 1 आया तो जो गैस है वो रियल गैस होगी, आइडियल गैस नहीं होगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि Z लेस देन 1 में ऐसा देखा गया, उन गैसेस का Z लेस देन 1 आता है जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्स ये ज्यादा होता है किससे? रिपल्सिव फोर्स से, रिपल्सिव फोर्स से। और अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है रिपल्सन से, मतलब इजी टू लिक्विफाई, इजी टू कंप्रेस। इजी टू लिक्विफाई मतलब इन गैसेस को आसानी से लिक्विफाई कर सकते हो और कंप्रेस भी लिख सकते हो। ठीक है, इजी टू लिक्विफाई है, इजी टू कंप्रेस। और Z लेस देन 1 को हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये नहीं कि Z नेगेटिव हो गया, बस वो Z इक्वल टू 1 से बताया है कि 1 पर अगर नो डेविएशन है तो लेस देन 1 हो गया नेगेटिव और ग्रेटर देन 1 हो गया पॉजिटिव, ऐसा। तो इसको हम बोलते हैं नो डेविएशन, मतलब हम आइडियल गैस से चेक कर रहे हैं डेविएशन इसका। ठीक है, नो डेविएशन। Z लेस देन 1 मतलब कौन सा डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, और रियल गैस होगी ये, अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे? ज्यादा किससे? रिपल्सिव फोर्स से, इजी टू लिक्विफाई, इजी टू कंप्रेस। ठीक है, आगे देखना जरा तीसरा पॉइंट, थोड़ा और आगे इधर बढ़ा देता हूं। पॉइंट नंबर 3 में क्या है? एक Z क्या हो सकता है तुम्हारा? ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और ग्रेटर देन 1 को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। और क्या बोलेंगे यहां पर? रियल गैस होगी, रियल गैस। मतलब Z इज इक्वल टू 1 में क्या है? आइडियल गैस, और Z लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 मतलब Z नॉट इक्वल टू 1 होता है तो क्या होता है? रियल गैस। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कि यहां पर क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्सेस वीक होते हैं कंपेरिजन टू किससे? रिपल्सिव फोर्स से। किससे? रिपल्सिव फोर्स स्ट्रांग होते हैं यहां पर। तो इस टाइप की गैसेस को आसानी से लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, डिफिकल्ट टू कंप्रेस, जैसे H2He वगैरह ये सब गैस होती है। यहां पर SO2 अमोनिया HCl H2 इस टाइप की। ठीक है, तो डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई,
और डिफिकल्ट टू कंप्रेस। ठीक है, तो ये सारी कहानी है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। Z की मदद से हम रियल गैस को एक्सप्लेन करते हैं। Z ऐसे निकलता है, ठीक है, अलग अलग गैसेस के लिए Z निकाल लेते हैं अपन एक्सपेरिमेंटली, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पुट करके। R आप जानते हो 1/12 होता है, ठीक है। अब Z की क्या क्या वैल्यू आती है, या तो तुम्हारी 1 आएगी, आप इधर देखते जाओ मैं बोलते जा रहा हूं। Z या तो 1 आएगी, या लेस देन 1 आएगी, या ग्रेटर देन 1 आएगी। मतलब Z इज इक्वल टू 1 पर आइडियल होगी और Z नॉट इक्वल टू 1 पर रियल होगी। अगर Z लेस देन 1 है तो उसको नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं, ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। नेगेटिव डेविएशन उन गैसेस में देखा गया जो आसानी से लिक्विफाई होती हैं, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेंगे रिपल्सन पर, यही सारी कहानी लिखी। Z ग्रेटर देन 1 किस में देखा गया, जो बहुत डिफिकल्टी से लिक्विफाई हो रही है, मतलब रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा लग रहे हैं, किससे, अट्रैक्टिव फोर्सेस से। ठीक है, तो ये सारी कहानी है Z के बेसिस पर, इसको नोट करो। फिर सेकंड स्टडी इसकी करेंगे, ग्राफिकल एनालिसिस भी हम करेंगे इसका, ठीक है, लिख लो इसको पहले। चलो तो आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर, ग्राफिकल एनालिसिस। ठीक है, इसमें हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की स्टडी करेंगे और Z वर्सेस प्रेशर की करेंगे। ध्यान से देखना जरा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ है, रियल गैस का तो देखो एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग बनाया गया और आइडियल का बॉयस लॉ से बन जाता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है, ये आइडियल का है, ठीक है, ये किसका है, आइडियल गैस का है। तो रियल गैस का जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, इस तरीके से आता है ये रियल गैस का। तो ये किसका हो गया, रियल गैस का। अब जरा आप ध्यान दो, अगर मैं इस ग्राफ का एनालिसिस करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा है कि जब प्रेशर ज्यादा है, भाई प्रेशर वाली एक्सिस तो ये है ना, तो अगर मैं ऊपर की तरफ आता हूं, ऊपर की तरफ, तो अगर प्रेशर ज्यादा है तो आप देखो रियल और आइडियल के ग्राफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। लेकिन जब मैं प्रेशर कम की तरफ आ रहा हूं तो ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ का डिफरेंस कम हो गया ना, कम होने का मतलब आगे जाके लगभग सेम हो जाने वाला है। अगर मैं आगे की बात करूं और प्रेशर कम कर दूं तो सेम हो जाने वाला है ये। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अगर प्रेशर बहुत ही कम, मान लो यहां पर मैं हूं, तो आगे की तरफ मैं बढ़ूंगा तो ये दोनों ग्राफ कोइंसाइड करते हुए नजर आएंगे, मतलब एक जैसे चलने लगेंगे, अप्रोक्सीमेटली वैसे ही हो जाएगा। मतलब रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी कब, एट वेरी लो प्रेशर। और अगर मैं कंडीशन ये लिखूं, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर मैं टेम्परेचर भी मान लो उसमें ऐड कर दूं, फैक्टर टेम्परेचर भी ऐड कर दूं, तो टेम्परेचर ऐड करना मतलब मान लो टेम्परेचर का फैक्टर भी मैंने ले लिया, सपोज मैंने ऐसा बोल दिया कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, तो एक्चुअल में आप करते क्या हो पता है, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है और मॉलिक्यूल भागने लगते हैं, मतलब उनके बीच का फोर्स आप कम कर रहे हो, मतलब आप नो फोर्स वाले जोन में जा रहे हो, मतलब रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करने लगेगी। सही बात है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। ठीक है, वेरी लो प्रेशर में तो कर ही रही थी रियल आइडियल की तरह, लेकिन लो प्रेशर में भी आप करवा सकते हो, कैसे, टेम्परेचर बढ़ा के। तो लो प्रेशर जोन में भी आप रियल से आइडियल बिहेव करवा सकते हो, टेम्परेचर बढ़ा दो। वेरी लो प्रेशर में तो करता ही है, लेकिन लो प्रेशर में भी कर सकता है, टेम्परेचर बढ़ा दो तो रियल आइडियल की तरह बिहेव करने लगेगी। डायरेक्ट ध्यान रखना, ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसे थ्योरेटिकल है पूरा। आ जाओ अगला, Z वर्सेस P पे चलते हैं। Z वर्सेस P का जो ग्राफ होता है उसमें मैंने एक लाइन ले ली रेफरेंस के लिए, Z इज इक्वल टू 1, मतलब ये आइडियल गैस के लिए Z1 हो गया। अब इससे अगर मैं कंपेयर कराऊं तो होता क्या है, यहां पर दो अलग अलग टाइप का नेचर बनता है ग्राफ का। कैसा, मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ये आता है H2 के लिए प्रेशर के साथ Z का वेरिएशन Z इज इक्वल टू PVm/RT से निकाल के हर एक प्रेशर पर ग्राफ बना दिया गया, तो मैं फाइनल ग्राफ बना रहा हूं। ये H2 गैस का होता है और ये He गैस का होता है, स्ट्रेट लाइन होता है इसका, ठीक है, H2 और He का। इसके बाद जो होता है वो अलग टाइप का नेचर आता है। कैसा, N2 का होता है कुछ ऐसा, ठीक है, ये आगे यहां लिख देता हूं मैं, N2, O2 का ये हो गया, ये O2, ये CO, ये CH4 और ये CO2। ठीक है, इतने आपको ध्यान रखने। H2
He स्ट्रेट लाइन ब्लू वाले से दिख रहा है और ब्लैक वाले हैं, उसका नेचर क्या हो रहा है, पहले Z क्या है, कम हो रहा है और फिर बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है ना। तो ये जो पॉइंट है यहां पर, ये क्या है, Z इज इक्वल टू 1 है, मतलब Z इज इक्वल टू 1 की लाइन है। तो अगर मैं आपसे कंपेरिजन कराऊं तो मैं इसके डिफरेंट केसेस बना सकता हूं, ध्यान से देखना जरा। केस वन क्या है, एट वेरी लो प्रेशर जोन, एट वेरी लो प्रेशर जोन, वेरी लो प्रेशर वाला जोन में कौन सा बोल रहा हूं, अलग कलर से बना देता हूं तो समझ में आ जाएगा। वेरी लो प्रेशर जोन बोल रहा हूं मैं ये वाला, इधर वाला, मतलब प्रेशर बहुत ही कम, मतलब यहां खड़े हो आप मान लो, तो वेरी लो प्रेशर जोन में क्या हो रहा है, सारे ग्राफ 1 से निकल रहे हैं, यही दिख रहा है आपको। तो वेरी लो प्रेशर में सारे ग्राफ 1 से निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, ठीक है, 1 से निकल रहे हैं। इसका मतलब वेरी लो प्रेशर जोन में Z क्या होता है, Z होता है नियरली 1, तो जिसको हम 1 मान लेते हैं। मतलब वेरी लो प्रेशर में रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है, यहां से भी हमें समझ में आ गया था और यहां से भी हमने समझ लिया कि Z अगर बहुत कम है तो उस टाइम पे Z क्या, P अगर बहुत कम है तो उस टाइम पे Z क्या है, 1 है। अगर P बहुत कम है तो उस टाइम पे Z क्या है, 1 के आसपास है, सारे ग्राफ 1 से निकल रहे हैं। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस देखना, केस नंबर 2। अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं तो एट लो प्रेशर जोन, एट लो प्रेशर जोन, अगर मैं लो प्रेशर लेता हूं तो लो प्रेशर का मतलब मैं यहां कहीं पे हूं, इधर, ठीक है, इस जगह। तो लो प्रेशर में देखो बहुत सारे ग्राफ का Z क्या है, लेस देन 1 है, सभी का नहीं है लेकिन बहुत सारे ग्राफ का Z क्या है, लेस देन 1 है। H2 और He वगैरह इस टाइप की गैसेस को अगर छोड़ दो तो बाकी सब गैसेस का Z क्या है, लेस देन 1 है। कब, लो प्रेशर जोन में, है ना। मतलब एट वेरी लो प्रेशर Z क्या है, लेस देन 1, मतलब इस टाइप की गैसेस मैं आपको पीछे लिखवा चुका हूं। इजी टू लिक्विफाई, इजी टू कंप्रेस, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेंगे रिपल्सन पर, यहां कोई लिक्विफेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जोन में ये डिवाइड कर देता हूं किसको, केस 3। केस 3 में जोन ले रहा हूं एट हाई प्रेशर जोन, एट हाई प्रेशर जोन। अगर मैं हाई प्रेशर जोन लेता हूं, हाई प्रेशर जोन ध्यान से समझते जाना, अगर हाई प्रेशर जोन लेता हूं इसका मतलब मैं यहां पर कहीं हूं, बहुत ज्यादा प्रेशर है, ठीक है, इधर। तो इधर आप देखो सभी की सभी गैसेस का Z क्या आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है ना, क्यों, 1 की लाइन तो ये थी, तो 1 से ऊपर आ रहा है। मतलब एट हाई प्रेशर जोन Z क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, डिफिकल्ट टू कंप्रेस होती है इस टाइप की गैसेस। रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है अट्रैक्टिव पर, समझ गए। अब एक केस और अलग से बना देता हूं, केस नंबर 4। केस नंबर 4 किस टाइप की गैसेस के लिए है, जो अलग टाइप का ब्लू वाला जो बनाया था मैंने, H2 एंड He टाइप की गैसेस, जिनका Z सीधा स्ट्रेट लाइन है, 1 हो रहा है और बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं H2 और He के लिए बोलूं, तो अगर मैं इसमें पहला केस बोलूं एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर जोन में तो Z ठीक है 1 है, लेकिन लो प्रेशर में भी इसमें Z ग्रेटर देन 1 है। ध्यान से सुन लो, H2 और He का लो प्रेशर में भी Z क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो एट वेरी लो प्रेशर Z इक्वल टू 1, और सेकेंड एट लो एंड हाई, एट लो एंड हाई प्रेशर, एट लो एंड हाई प्रेशर Z क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इनका Z लेस देन 1 नहीं दिख रहा आपको ग्राफ से, ठीक है, तो ग्राफिकल एनालिसिस कर रहा हूं मैं, है ना। तो एट वेरी लो प्रेशर Z क्या है, 1, और लो प्रेशर रखो या हाई प्रेशर रखो, Z क्या है इसका, ग्रेटर देन 1 है। ऊपर की तरफ ही निकल गया ग्राफ, Z इक्वल टू 1 की लाइन से नीचे नहीं आया, ये कहां निकल गया, ऊपर निकल गया। 1 से तो शुरू हुआ लेकिन ये कहां निकल गया, ऊपर निकल गया, ये नीचे नहीं आया। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब यहां पर कभी कभी लो प्रेशर को मॉडरेट प्रेशर भी लिखते हैं, तो ये ध्यान रखना, एट लो प्रेशर, और कई बुक में मॉडरेट भी लिखा है तो मॉडरेट प्रेशर भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां भी मैं लिख देता हूं लो को क्या, मॉडरेट, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये ग्राफिकल एनालिसिस हो गया अपना कंप्लीट। P वर्सेस V ग्राफ से हमने समझ लिया और Z वर्सेस P ग्राफ से हमने समझ लिया। मेन फोकस करना है किस प्रेशर जोन में Z की वैल्यू क्या होती है। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, आप लगा देना। पूछा जाए आपसे वेरी लो प्रेशर पे बताओ Z क्या है, इक्वल टू 1, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल। लो प्रेशर या मॉडरेट प्रेशर में Z क्या होता है, लेस देन 1। हाई प्रेशर में क्या होता है, Z ग्रेटर देन 1। H2 He के लिए क्या होता है, इसके लिए इक्वल टू 1, इसके लिए ग्रेटर देन 1। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल छोटे साइज के होते हैं तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है अट्रैक्टिव से, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे साइज के मॉलिक्यूल हैं। समझ गए बात को।
तो P वर्सेस V ग्राफ, Z वर्सेस P ग्राफ समझ में आ गया। बहुत आसानी से आराम से क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएगा, बिल्कुल लगा देना आप, ठीक है। चलो नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक ग्राफ और समझ लेते हैं। किसी एक पर्टिकुलर गैस का अलग अलग टेम्परेचर पर Z वर्सेस P क्या होता है, ध्यान से देखना जरा। ये अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये है एक टेम्परेचर सपोज T1, ठीक है। ये है टेम्परेचर T2, ठीक। ये है टेम्परेचर T3 और ये है टेम्परेचर T4 का। तो अगर मुझे टेम्परेचर को कंपेयर कराना है तो आप ध्यान से देखो जरा। पहली बात तो मुझे बताओ कि हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है। इसका मतलब जो ग्राफ इस तरफ होगा, मतलब 1 की तरफ होगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है Z इक्वल टू क्या है, 1 की है। तो जो ग्राफ 1 की तरफ होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। तो अगर मुझे यहां टेम्परेचर कंपेयर कराना है तो T1 क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, फिर क्या होगा T2, फिर क्या होगा T3 और फिर क्या होगा T4। मतलब टेम्परेचर अगर हाई रखेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल को आपने एनर्जी दे दी तो मॉलिक्यूल क्या होगा, दूर दूर जाएंगे, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा और रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी। समझ गया बात को? तो ये ध्यान रखना, इस टाइप का ग्राफ होता है। आगे बढ़ते हैं वान डेर वाल इक्वेशन पर। तीसरा एनालिसिस जो है हमारा, देखो पहली अपन ने चीज पढ़ी Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, सेकंड नंबर पे ग्राफिकल एनालिसिस और तीसरे नंबर पे वान डेर वाल इक्वेशन। इसकी हेल्प से भी हम रियल गैस का नेचर समझाते हैं। कैसे, ध्यान से देखो। पहली बात, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती P प्लस एन स्क्वायर A बाई वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। इसको बोलते हैं अपन, छोटी सी इक्वेशन है, वान डेर वाल इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो वान डेर वाल इक्वेशन है इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहली बात, ये जो यहां पर लिखा है एन स्क्वायर A बाई वी स्क्वायर, इसको बोलते हैं PCT। PCT का मतलब हो गया प्रेशर करेक्शन टर्म, प्रेशर करेक्शन टर्म। प्रेशर करेक्शन टर्म क्या होता है, जैसे आप अगर आइडियल से कंपेयर कराओ तो आइडियल गैस में अगर मैं आपसे बात करूं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में आपस में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन रियल गैस में मॉलिक्यूल में कुछ फोर्स आ जाते हैं, मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस आ जाते हैं। और अगर अट्रैक्शन फोर्सेस आ जाते हैं तो अब जो पहले वाला प्रेशर था और अब का जो प्रेशर है, आइडियल में जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल पे जो लगा रहे थे, अब जो मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल पे लगाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ने की वजह से अब इंपैक्ट उस टाइप का नहीं होगा जो पहले हो रहा था। क्योंकि जो मॉलिक्यूल टकराने, जैसे मान लो आप दीवार से टकराने जा रहे हो लेकिन आपके दोस्त लोग हैं पीछे, खींच लेंगे आपको, क्यों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कि भाई मत जाओ, मतलब आप उस इंपैक्ट से टकरा ही नहीं पाओगे, तो प्रेशर में कुछ डिफरेंस आएगा। इसी तरीके से गैस का मॉलिक्यूलर वॉल्यूम आ जाता है तो वॉल्यूम में भी डिफरेंस आता है। तो वही ये चीजें हैं। पीसीटी मतलब प्रेशर करेक्शन टर्म क्या होता है, ये डायरेक्ट ध्यान रखना, प्लस एन स्क्वायर A बाई वी स्क्वायर, ये होता है प्रेशर करेक्शन टर्म, ठीक है। और जो VCT है, VCT को बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन टर्म। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम करेक्शन टर्म। तो वॉल्यूम करेक्शन टर्म जो होता है वो होता है माइनस NB, ठीक है। अब यहां पर A और B क्या बताते हैं, जो A है वो है वान डेर वाल कांस्टेंट, ठीक है। और ये ऐसा कांस्टेंट है जो वेरिएबल है। भाई साहब ये क्या बोल दिया, ऐसा कांस्टेंट है जो वेरिएबल है, मतलब ये हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है, भले ये कांस्टेंट है लेकिन हर एक गैस के लिए अलग अलग है ये, ठीक है। ये क्या बताता है, ये बताता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में बताता है। क्या बताता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में। और बी जो होता है, बी होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक। और अगर एन मोल गैस है और मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अगर 4/3 पाई आर क्यूब में लेके चलूं, जिसको मैं Vm लिख सकता हूं, तो ये होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम 4 टाइम्स Vm इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू क्या करते हैं Na, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोलर वॉल्यूम बोल देंगे इसको, ठीक। अब बात आती है इसमें यूनिट की, तो यूनिट ऑफ A एंड B क्या होगी बताओ, यूनिट ऑफ A और यूनिट ऑफ B। अगर मैं A की यूनिट देखूं तो जो प्रेशर की यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी, मतलब ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो ATM लीटर स्क्वायर, मोल की पावर क्या, -2। और यहां जो V की यूनिट होगी वही NB की, मतलब लीटर पर मोल, तो लीटर मोल इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा कि ये PCT ऐसा क्यों आता है, VCT ऐसा क्यों आता है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकालने का भी तरीका होता है, दो वॉल्यूम को लेके एक डबल रेडियस का वॉल्यूम लेकर हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, आपने अगर पढ़ा हो कभी,
तो पहले हम क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालते हैं एक्सक्लूडेड, फिर अपन उसको हाफ करते हैं, पर मॉलिक्यूल निकालते हैं, फिर उसको Na से मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है फिर, है ना। तो आप क्या डायरेक्ट ध्यान रखो, वंडरवाल इक्वेशन ये होती है, इसको पीसीटी और इसको वीसीटी बोलते हैं। ए और बी वंडरवाल कांस्टेंट होते हैं, और ये क्या बताते हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताता है, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या फिर कभी कभी को वॉल्यूम भी लिख देते हैं, यहां ध्यान रखना है ना, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम भी लिखा रहता है, को वॉल्यूम, ठीक है, तो इस टाइप से भी लिखा रहता है। तो ये को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बताता है, और यूनिट ए और बी की क्या है, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लो, फिर अपन इसके सारे केसेस कनेक्ट करेंगे जेड के साथ, कि हम इक्वेशन से किस तरीके से जेड की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 समझाएंगे अलग अलग प्रेशर जोन में। पहले इसको लिख लो आप। चलो तो अब वंडरवाल इक्वेशन से हम समझ लेते हैं कि जेड के क्या क्या केसेस बनेंगे, और ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूले ध्यान रखना, ठीक है। एक बार मैं समझा देता हूं कैसे होता है। अगर प्रेशर बहुत कम है तो उस टाइम पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेट ही नहीं हो पाते, मतलब नेग्लिजिबल होते हैं, ऐसा बोल सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, वंडरवाल इक्वेशन में ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और प्रेशर बहुत कम होता है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो हम एनबी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं वी के रेस्पेक्ट में, मतलब हम बी को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, नेग्लेक्टेड। तो होगा क्या, जो मेरे पास इक्वेशन थी क्या थी, P प्लस एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन थी वंडरवाल। अब ध्यान से देखना जरा, मैंने क्या बोला, ए ऑपरेट नहीं हो पा रहा तो ये नेग्लेक्ट कर दिया, और V बहुत ज्यादा है एनबी के रेस्पेक्ट में तो ये नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब PV इज इक्वल टू क्या आ गया, NRT आ गया, ठीक है, PV इक्वल टू NRT। और अगर मैं मोल को यहां ले आऊं तो मैं इसको मोलर वॉल्यूम VM लिख दूं, V बाय N को इज इक्वल टू RT, और RT को इधर ले आओ तो PVM अपॉन RT क्या हो गया आपका, 1 हो गया, मतलब Z क्या हो गया आपका, ये Z ही तो होता है, क्या हो गया Z, 1 हो गया, मतलब एट वेरी लो प्रेशर Z बनाता है, अपन इससे ऐसे समझाते हैं। दूसरा देखो, एट लो और मॉडरेट प्रेशर, ध्यान से देखना, इसमें मैं B को नेग्लेक्ट करूंगा, बस B नेग्लेक्टेड। ऐसा क्यों होगा, जो अपनी इक्वेशन थी क्या, P प्लस एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर, ध्यान से देखते जाना, V माइनस एन बी इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं मैं, NRT। मैंने B को नेग्लेक्ट किया, देखो लो प्रेशर अभी भी है, मतलब वॉल्यूम अभी भी सफिशिएंटली लार्ज है, तो हम V को रख सकते हैं, NB को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लो प्रेशर पर आपको ये तो पता है ना, गैस का लिक्विफेक्शन होता है, अगर लिक्विफेक्शन होता है तो कुछ ना कुछ तो फोर्स होंगे ना, तभी तो लिक्विफाई हो रहा है, इसका मतलब ए नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब आप यहां पर समझ गए बात को, तो ये रखना और ये मत रखना। तो ये क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, P प्लस ए अपॉन मोल को मैं नीचे ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, VM स्क्वायर बन जाएगा तुम्हारा, सही है। और ये क्या है, इसको मैं VM लिख दूं, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिख दूं यहां पर, RT, ठीक है, इज इक्वल टू RT लिख दिया। मतलब आप ये बोलो कि मोल 1 ले लिया अपन ने, तो वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम बोल देंगे। अब क्या करो, एक काम करते हैं अपन, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ गया, PVM प्लस ए बाय VM इज इक्वल टू RT। अब RT से डिवाइड कर रहा हूं, तो PVM अपॉन RT प्लस ए अपॉन RT, इधर एक VM आ गया था ना, हाँ, RT VM, सही है, इज इक्वल टू 1, क्लियर। अब यहां जो है ये क्या है, Z है ना, और इसको अगर उधर ले गए तो 1 माइनस ए बाय RT VM, मतलब Z का जो फॉर्मूला आया, ये सीधा डायरेक्ट ध्यान रखना है कि मॉडरेट या लो प्रेशर में ये होता है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे। अब बताओ जरा, ये Z लेस देन 1 आ रहा है क्या, चेक करें। ए तो क्या है, फोर्स के बारे में बताता, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, R नेगेटिव होता नहीं है, टेम्परेचर आप यूजुअली केल्विन में रखते हो, नेगेटिव नहीं होता, और वॉल्यूम भी पॉजिटिव होता है, मतलब 1 में से कुछ ना कुछ तो माइनस होगा ना, मतलब Z क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। मतलब लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर पर एक्सपेरिमेंटल डेटा से हमने जो देखा था वो भी यही था, और इससे भी हम यही समझा रहे हैं। आगे बढ़ो, हाई प्रेशर पर आ जाओ। हाई प्रेशर पर मैं बोल रहा हूं ए नेग्लेक्टेड। अब ध्यान से सुनना जरा, हाई प्रेशर पर क्या है, प्रेशर इतना ज्यादा है कि ए की वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि ए की वैल्यू 10 की पावर -1 से -2 ऑर्डर की होती है, मतलब इतना होता है, मतलब ए नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपन, लेकिन अब बी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या बोलेंगे, P प्लस एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। मैं क्या उड़ा रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको उड़ा दिया अपन ने, ठीक है, और n को 1 रख के वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम बोल देंगे, तो P ये क्या आ जाएगा, VM माइनस बी इज इक्वल टू RT। अब मैं P से मल्टीप्लाई कर दूं तो PVM माइनस PB इज इक्वल टू क्या, RT, RT से डिवाइड कर दो
तो PVM अपॉन RT माइनस PB अपॉन RT इज इक्वल टू 1। और ये क्या बन गया आपका, बताओ जरा, PVM अपॉन RT, ये Z बन गया ना, तो Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT। प्रेशर नेगेटिव नहीं हो सकता, B नेगेटिव नहीं हो सकता, R होता ही नहीं है, और टेम्परेचर भी नहीं होता, मतलब Z में 1 में कुछ ऐड कर रहे हो, मतलब Z क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ध्यान रखना, ये डायरेक्ट इक्वेशन याद करके जाना है आपको एग्जाम में, क्या वेरी लो प्रेशर पर क्या होता है, लो पर क्या होता है, और मॉडरेट पर क्या होता है, ये इक्वेशन ध्यान रखनी सीधी सीधी, 1 माइनस ए बाई आर टी वी 1 प्लस पी बी बाई आर टी, ये सीधा समझ गए बात को। तो ये बात हो गई अपनी वान डर वाल इक्वेशन से रिलेटेड थ्योरी की। इससे रिलेटेड एक टॉपिक और है जिसको बोलते हैं अपन लिक्विफैक्शन, तो उसको भी कवर करेंगे क्योंकि उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। लेकिन आपको वान डर वाल में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो जितना मैंने पढ़ाया उन्हीं में से कुछ ना कुछ आपसे पूछ लेंगे, ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और लिक्विफैक्शन वाले टॉपिक को समझ लेते हैं। बहुत आसान सा है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इजी आएगा, कर लेना, बहुत आसान है। अब ये लिक्विफैक्शन की स्टडी सबसे पहले किसने करी थी, एंड्रयू करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने लिक्विफैक्शन के लिए स्टडी करी थी। पी वर्सेस वी ग्राफ की स्टडी की थी। मैं ग्राफ पूरा नहीं बताऊंगा डिटेल में, मैं नॉर्मल क्लास में आपको बता चुका हूं। क्रैश कोर्स वाली सीरीज है तो रिवीजन के तौर पे करवा रहा हूं मैं आपको, तो फटाफट से बताता हूं चेक कैसे करना है। पहली बात, लिक्विफैक्शन ऑफ द गैसेस किस बात पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं कुछ, तो फटाफट से मैं लिख देता हूं क्रिटिकल पैरामीटर्स, उससे अपन कोरिलेट करते हैं। देखो क्रिटिकल पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूं तो क्रिटिकल है ये, है ना, क्रिटिकल पैरामीटर की अगर बात करूंगा तो 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, जिसको हम लिखते हैं टीसी, क्या लिखते हैं, टीसी। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर above which gas cannot be liquefy। वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं होती। मतलब मैं सीधा सीधा ये बोलूंगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो लास्ट टेम्परेचर है जब आपको आखिरी बार लिक्विड मिले। फिर ध्यान से सुन लो, क्रिटिकल टेम्परेचर वो लास्ट टेम्परेचर है जब आपको आखिरी बार लिक्विड मिले, उसके बाद लिक्विड नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और टीसी की जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी है, 8A/27 RB होती है, 8A/27 RB, ठीक है। सेकेंड है क्रिटिकल प्रेशर। नंबर 2 इज क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर होता है पीसी। अब ये क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एट टीसी इज कॉल्ड पीसी। मतलब क्रिटिकल पॉइंट, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर। और पीसी का फॉर्मूला होता है A/27B², ठीक है, डायरेक्ट ध्यान रखना आपको ये। तीसरे नंबर पर है क्रिटिकल वॉल्यूम। नंबर 3 इज क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, VC, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस एट PC एंड TC। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस एट PC एंड TC इज कॉल्ड VC। और VC जो होता है वो होता है 3B। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। फिर बोल रहा हूं मैं, एक चौथा पॉइंट और लिख लेते हैं, क्या, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करें क्रिटिकल पॉइंट पर, जिसको बोलते हैं अपन क्या, ZC, ये क्या हो जाएगा, PCVC/RTC। अगर मैं इन सब के फॉर्मूले TC का, PC का, VC का यहां पुट कर दूं तो सॉल्व होकर फाइनल आंसर आता है 3/8, मतलब <1। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट पर Z <1 है। तो थोड़ा सा दिमाग में कुछ नहीं आ रहा आपके, Z <1 मतलब गैस लिक्विफाई होती है। मतलब क्रिटिकल पॉइंट वो लास्ट पॉइंट है जब आपको आखिरी बार लिक्विड मिलेगा, उसके बाद लिक्विड नहीं मिलेगा, ठीक है। और सभी गैसेस के लिए ZC 3/8 आ रहा है, A और B पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो तो कट गए, समझ गए बात को। तो ये था क्रिटिकल पैरामीटर्स, ये समझने जरूरी थे, इसको आप नोट करो, ये डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान रखना इनके। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है जिससे आप लिक्विफैक्शन को कंपेयर करा सकते हो, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं।
तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि लिक्विफेक्शन का क्वेश्चन किस टाइप से आप करोगे, ध्यान से देखो जरा। अगर मैं लिखूं लिक्विफेक्शन, क्या लिक्विफेक्शन, तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का मतलब क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जितने ज्यादा होंगे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस, उतना आसानी से लिक्विफाई कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब जो आपका एक्सक्लूडेड या कोवॉल्यूम था, जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा, क्यों, पैकिंग बहुत अच्छी रहेगी मॉलिक्यूल्स की। चलो बहुत बढ़िया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीसी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब आपको 4 टाइप से क्वेश्चन लिक्विफेक्शन का हो सकता है। पहला ए दिया जाए, दूसरा बी दिया जाए, तीसरा टीसी दिया जाए, और चौथा कुछ नहीं दिया जाए। समझ रहे हो? अगर ए दिया जाता है तो ए ज्यादा तो लिक्विफेक्शन ज्यादा। डिफरेंट गैसेस के लिए ए गिवन रहेगा, फटाफट से देख लो किसका ए ज्यादा है, वो आंसर लगा देना, लिक्विफेक्शन आसान। जिसका बी कम होगा उसका लिक्विफेक्शन आसान, और जिसका टीसी ज्यादा होगा, क्यों, टीसी क्या था, 8A/27 RB, तो A/B यही तो है वो, A/B, तो लिक्विफेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/B है ना, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीसी। अगर आपको 3 गैसेस का टीसी दिया जाता है तो जिसका टीसी ज्यादा उसका लिक्विफेक्शन आसान। ध्यान रखना, टेम्परेचर ज्यादा होना अलग चीज है, टीसी ज्यादा होना अलग चीज है। टीसी गैस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर आप एक्सटर्नल डालते हो। जैसे मैं बोलूं, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी। अगर मैं बोलूं कि इस गैस का टीसी ज्यादा है, मतलब वो आसानी से लिक्विफाई हो सकती है। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इन तीनों में से कुछ ना दे तो ऊपर वाले को याद करो, मतलब ऑर्डर याद होना चाहिए। फिर मैं ऑर्डर लिख देता हूं, तो ऑर्डर ऑफ लिक्विफेक्शन, ऑर्डर ऑफ लिक्विफेक्शन क्या होता है, ठीक है, ये सरफेस केमिस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ऑर्डर ऑफ लिक्विफेक्शन होता है H2N2, ठीक है, जो काम के वो लिख रहा हूं, H2N2O2 COCH4CO2, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। यहां बीच में आप हीलियम भी लिख सकते हो, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं। H2N2O2 COCH4CO2, और अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं मैं HCl अमोनिया SO2, ठीक है, ये भी कुछ गैसेस होती है जिनका आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये काम हो गया लिक्विफेक्शन से रिलेटेड। बस इतना अगर आपने पढ़ लिया ना लिक्विफेक्शन में, क्या, ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी के इनवर्सली और टीसी के डायरेक्टली, तो काम हो जाएगा। आपको एग्जाम में या तो ए देते हैं, नहीं तो बी देंगे, नहीं तो टीसी तो देंगे। ये तो बहुत रेयरली होगा, इसलिए मैंने बता भी दिया कि कुछ नहीं दिया है तो फिर याद होना चाहिए किस गैस को आप आसानी से लिक्विफाई कर सकते हो। तो ये ऑर्डर ऑफ लिक्विफेक्शन लिखा है, SO2 बहुत आसानी से लिक्विफाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर 1-2 टेम्परेचर आप डायरेक्ट ध्यान रखो, है ना। मैं यहां फॉर्मूले लिख देता हूं, कंपेरिजन कभी अगर आ जाए तो। जैसे अगर आपसे बोला गया बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा, TB। बॉयल्स टेम्परेचर की डेफिनेशन ये है कि द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। रियल गैस आइडियल गैस की तरह काम करे, बिहेव करे, तो वो टेम्परेचर होता है क्या, बॉयल टेम्परेचर। और इसका फॉर्मूला होता है TB इज इक्वल टू A/RB, ठीक है। विरल इक्वेशन वगैरह से निकलता है, विरल इक्वेशन अपन डिस्कस नहीं करेंगे, मेन और नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो TB इज इक्वल टू A/RB होता है। एक टेम्परेचर होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है, ये फिजिक्स में जूल थॉमसन इफेक्ट होता है, उससे रिलेटेड है, हीटिंग कूलिंग ऑफ गैस से, है ना। अपने को सिर्फ यहां पर फॉर्मूला ध्यान रखना है, इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर को हम लिखते हैं TI, और TI का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट ध्यान रखना है, TI होता है 2A/RB, ऐसा, ठीक है भाई। वो ऐसा बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेटर देन TI तो हीटिंग होगी, लेस देन TI तो कूलिंग होगी, इस टाइप से फिजिक्स में होता है। T इक्वल टू TI, नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग। ज्यादा अपने को देखो आइडिया नहीं इसके बारे में, बस इन्वर्जन टेम्परेचर TI आप फॉर्मूला ध्यान रखो। अब आप कंपेरिजन करा लो, किसका, TC का, TB का और TI का। तो अगर मैं टेम्परेचर का कंपेरिजन लिखूं तो TI सबसे ज्यादा होता है, फिर आता है TB, और फिर क्या आता है TC, क्योंकि 8/27 है ना, वो 1 से तो कम ही रहेगा। तो TI इन्वर्जन टेम्परेचर, फिर बॉयल टेम्परेचर, फिर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, ऐसा होता है। IBC, ये ध्यान रखना, IBC। तो ये बात हो गई आपकी कंप्लीट थ्योरी की गैसियस स्टेट के। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना आप, सारी की सारी थ्योरी अच्छे से एक बार देखो,
ठीक है। और क्वेश्चन जो भी मैं कराता हूं उसको अच्छे से देखो, गैसेस स्टेट से अगर क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल बन जाएगा आपसे, ठीक है। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं और रियल गैस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन था केटीजी वगैरह और गैस लॉस, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दूंगा। ग्राम्स लॉ के हमने कर लिए, रियल गैस के और कर लो फटाफट से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना। देखें जरा, द जेड इज लेस देन यूनिटी एट एसटीपी, देयरफॉर आपको ये बताना है इनमें से करेक्ट क्या है। पहली बात मुझे बताओ कि z क्या होता है। z होता है आपका क्या, पीवीएम अपॉन आरटी, सही है। अब आपसे कह रहे हैं कि ये लेस देन यूनिटी है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मोलर वॉल्यूम है वो लेस देन है आरटी बाई पी। अब एसटीपी पे आप टी और पी की वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व करके देखोगे तो ये 22.4 आता है। तो जो मोलर वॉल्यूम है वो 22.4 से जो होगा वो कम होगा। तो चेक कर लो आप क्या ऑप्शन है, Vm इज लेस देन 22.4, मतलब बदलापुर आंसर है, ऐसे करना है। अगला देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब ये कह रहे हैं कि रियल गैस जो है वो कह रहे हैं कि मोस्ट क्लोजली अप्रोचेस द आइडियल बिहेवियर। अब आपको मैंने पॉइंट लिखाया था कि रियल गैस आइडियल की तरह कब बिहेव करती है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो ऑप्शन में यही चेक कर लो, लो प्रेशर देखो सबसे पहले कहां पर है, इधर है, और हाई टेम्परेचर देखो जरा क्या है, 500, मतलब क्या आ जाएगा आंसर, चेन्नई। देखो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, यही कंडीशन है। अगर आपको इसी क्वेश्चन में ऐसा बोलते कि डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी मैक्सिमम बताओ किसमें, क्या बोला मैंने, डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी मैक्सिमम किसमें है या मैक्सिमम डेविएशन किसमें है, तो हम उल्टा करते। उल्टे का मतलब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर देखते, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर देखते, मतलब फिर ए आंसर आ जाता आपका, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। कब, जब मैक्सिमम डेविएशन देते। तो अभी आपसे ये बोला है कि आइडियल बिहेवियर कब होगा, तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर आएगा, तो आंसर चेन्नई आ जाएगा इसका। समझ गए बात। अगला देखो, आपको गैसेस दे रखी हैं, ए दे रखा है, आपसे बोला है कि लिक्विफेक्शन का ऑर्डर सेट कर दो, तो बहुत बढ़िया। लिक्विफेक्शन जो होता है वो आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो ए की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें है, 4.17, मतलब अमोनिया। उसके बाद 2.25 CH4, उसके बाद 1.39 N2 लिख दिया मैंने, उसके बाद O2 लिख दिया। तो इस तरीके से, मतलब आपको अगर ए की वैल्यू गिवन है तो आप ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिक्विफेक्शन लिख सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन में बी की वैल्यू देते तो हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेते, ठीक है। अगर टीसी देते तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते, जो कि मैं बता चुका हूं थ्योरी में आपको। एक लास्ट क्वेश्चन और, एट हाई प्रेशर वान डर वाल इक्वेशन रिड्यूसेस टू। हाई प्रेशर पर मुझे बताओ इक्वेशन क्या है, अब तो आपने याद कर ली होगी, मैंने बताई थी आपको, Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाई RT। तो ऑप्शन में ये चेक कर लो बी वाला कौन कौन आ रहा है भाई, ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें बी आ रहा हो। इसमें बी आ रहा है क्या, नहीं। इसमें आ रहा है क्या, नहीं। इसमें आ रहा है क्या, यस। इसमें आ रहा है क्या, नहीं, मतलब सी आंसर है। वो तो उन्होंने क्या है, इसके पहले की कहानी लिख दी यहां, मतलब मैं RT से डिवाइड करूंगा पूरे इक्वेशन में, इधर भी और इधर भी, तो PV अपॉन RT Z हो जाएगा, 1 प्लस PV बाई RT आ जाएगा आपका। समझ रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। कभी भी अगर रियल गैस से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और बिल्कुल देख के ही आप आंसर लगा दोगे अगर अच्छे से आपने वीडियो पूरा देखा हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई रियल गैस के क्वेश्चन की। हमने ग्राम्स लॉ के क्वेश्चन कर ही लिए हैं, अब हम स्टार्टिंग वाले पोर्शन के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नोट करो, फिर वो भी क्वेश्चन करते हैं। तो चलो अब स्टार्टिंग वाले पोर्शन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें हमने डायरेक्ट फॉर्मूले वगैरह लिखे थे। अब उसके क्वेश्चन भी एक बार देख लो, है ना। जैसे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का आपको ग्राफ दे रखा है, क्वेश्चन में बोला कंपेयर प्रेशर। पहली बात, जो भी ग्राफ होता है, जैसे V वर्सेस T का ग्राफ है, तो यहां पर ये जो लाइंस बनी हैं इनको बोलते हैं अपन आइसो बार। अगर मान लो मुझे ग्राफ P वर्सेस V दिया होता, तो जो ग्राफ बनता उसकी जो लाइंस होती हैं या कर्व होता उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। अगर P वर्सेस T ग्राफ होता, उसकी जो लाइन है कर्व है उसको हम बोलते हैं आइसोकोर, ठीक है। इस टाइप से इसके नाम भी होते हैं। तो ये आइसोबार एक हो गया, ये दूसरा आइसोबार, ये तीसरा आइसोबार। क्वेश्चन कैसे करना है, कभी भी ग्राफ का क्वेश्चन आए और आपसे कुछ भी कंपेयर करा ले, तो सबसे पहला काम क्या करो, आप ऐसी एक लाइन खींच दिया करो। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि इस पॉइंट पर आपने क्या करा, ये जो वॉल्यूम वाला एक्सिस है यहां पर आपने लाइन खींच दी, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया ना इस लाइन पे। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर इस जगह मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर T1, यहां पर टेम्परेचर T2 और यहां पर टेम्परेचर T3। अब आप इस तरफ चलोगे, इस तरफ,
तो आप इस तरफ चलो तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि T3 बड़ा है, फिर T2 है, और फिर क्या है T1। और मुझे तो ये पता है कि वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर। वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब टेम्परेचर का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर किसका होगा, प्रेशर का। तो P3 P2 और फिर क्या आ जाएगा P1। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। समझ गए बात को? आप ऐसी लाइन खींच दो, इस वाली एक्सिस के अकॉर्डिंग ऐसी लाइन खींच दो, तो आपने क्या करा, ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट कर दी और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। तो T3 T2 T1 आपको यहां से समझ में आ रहा था, तो वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर का हो जाएगा। समझ गए बात? चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रेशर ऑफ 1:4 मिक्सचर, मोल रेशियो दे रखा है, ऑफ H2 एंड O2 एनक्लोज इन अ वेसल इज 1 atm। फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पहली बात तो क्या है, क्वेश्चन पढ़ के इतना तो समझ में आ गया होगा कि डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर है। बहुत बढ़िया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या लिखूंगा मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लिखूंगा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर, यही लिखूंगा। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेंगे, मोल्स ऑफ O2। मोल्स ऑफ O2 तो आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको मोलर रेशियो गिवन है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ H2 प्लस मोल्स ऑफ O2। सही है। और इनटू क्या है, इनटू टोटल प्रेशर PT। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, मोल्स ऑफ O2 को नीचे ले आऊं और इन दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दूंगा, तो ऐसा दिखेगा 1 अपॉन मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ O2 प्लस 1 और इनटू PT, यही दिखेगा। अब मैं इसको लिख रहा हूं 1 अपॉन मोल्स ऑफ H2 और O2 का रेशियो कितना दे रखा है, H2 O2 का 1/4, तो ये है 1/4 प्लस 1 और इनटू 1, PT क्या रखा मैंने 1 atm। तो ये अभी पार्शियल प्रेशर किसका, O2 का क्या है, ATM में है। ठीक है, इसको सॉल्व करो जरा, LCM लोगे तो 4/5 बचेगा ये। तो 4/5 ये किस में आया, ATM में आया। लेकिन आपको आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो 1 atm इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब तो जो प्रेशर आएगा आपका O2 किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, बस इसमें क्या करो आप 4/5 इंटू 10⁵ कर दो, तो ये आंसर आ गया। बाकी आप डिवाइड वगैरह कर लेना। समझ गए कैसे किया अपन ने? चलो आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहे हैं बलून इज फिल्ड विद H2 एट रूम टेम्परेचर। RT का मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर। ठीक है, इट विल बर्स्ट if pressure exceeds 0.2 bar, okay, if at 1 bar the gas occupied 2 liter volume, up to what volume can the balloon be expanded। मतलब आपको सीधा सीधा टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 बॉयल्स लॉ इज इक्वल टू क्या लगेगा, P2 V2। तो आप क्वेश्चन में पढ़ के समझ जाओगे कि क्या कांस्टेंट है। ठीक है, P1 कितना दे रखा है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 1 बार, ठीक है, इसको मैं P1 बोल दूं 1 बार, तो इस टाइम पे वॉल्यूम क्या है 2 लीटर। तो P2 मुझे बताना है, नहीं P2 दे रखा है 0.2 और आपको क्या बताना है, वॉल्यूम V2 कितना होगा, ये पूछा आपसे। देखो क्वेश्चन पढ़ लो, प्रेशर 0.2 बार पर आपको वॉल्यूम बताना है, तो V2 कितना आ गया 10 लीटर। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 8.8 ग्राम CO2 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। मतलब आइडियल गैस इक्वेशन सीधा सीधा। तो PV इक्वल टू क्या लगा देंगे, nRT। प्रेशर कितना दिया है 1 atm, वॉल्यूम निकालना है, n निकाल लो, 8.8 डिवाइडेड बाय क्या 44, और R क्या होता है 1/12, और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो 273 ऐड कर दो 300 आ जाएगा ये। बस यहां से इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, ये तो कर लोगे आप। तो इसको आप चलो कर ही देता हूं मैं। 88/44 कितना है, इजी कैलकुलेशन। 88/44 कितना हो गया 2, और डिवाइडेड बाय 10 कर दूं मैं पॉइंट हटा के, और ये है आपका 1/12 और इंटू ये 300। ठीक है, इससे ये उड़ा दो, 2 से ये कट गया 6 बार, सही है, और 2 से ये कट गया 3, नहीं 3 से ही काट दो, अरे 5 हो गया यार, सीधा क्या कर रहे हो, बहुत देर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि 30/6 5 होता है। चलो वॉल्यूम इन लीटर्स कितना आ गया 5, आंसर आ गया आपका। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, है ना, ऐसे आपको करने हैं। तो अब और भी क्वेश्चन अपन कर लेते हैं एक बार, जैसे KTG वगैरह से रिलेटेड कर लेते हैं। ठीक है, पहले आप ये नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, KTG से रिलेटेड भी क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। पढ़ लो जरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से। कंसीडर 3 1 लीटर फ्लास्क A, B एंड C, ठीक है, फिल्ड विद गैसेज NO, NO2 एंड N2 रेस्पेक्टिवली।
ए में हमने भर दिया NO, बी में NO2 और सी में N2O, ठीक। ईच एट 180 m एंड 273 केल्विन। इन विच फ्लास्क डू द मॉलिक्यूल्स हैव द हाईएस्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मतलब सीधी सी बात ये पूछ रहे हैं कि इन तीनों में से किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, सीधे। अब देखो जरा, क्या यहां पर टेम्परेचर को वेरी करा रहे हैं? नहीं ना, टेम्परेचर तो फिक्स है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज थोड़ी होगी, सभी की सेम रहेगी। मतलब मैं ये लिखूंगा ऑल गैसेज हैव सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मुझे ये पता है ना कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है ना। चलो तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑल हैव सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सभी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। आगे बढ़ो, VRMS ऑफ गैस इज 30√R, ठीक है, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 300 केल्विन बोल दूं। फाइंड मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है। चलो VRMS का फॉर्मूला बोलो क्या होता था, तो मैं सीधे सीधे पुट कर रहा हूं, VRMS क्या, 30√R इज इक्वल टू √3R T 300 अपॉन M, यही होता था, 3RT अपॉन M होता था। अब होल स्क्वायर कर दो तो यहां हो गया 900R और ये भी हो गया 900R अपॉन M, तो 900R कैंसिल, M क्या आ गया यहां से 1, लेकिन यहां जो 1 आया वो किस में आया, kg में, क्योंकि नीचे kg होता, ध्यान रखो, तो 1 kg आ गया ये, है ना, 1 kg पर मोल बोल सकते हैं अपन इसको, मोलर मास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 6 × 10⁻22 गैस मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास 10⁻24 kg आर टेकन इन द वेसल ऑफ 10 लीटर, फाइंड प्रेशर। ये तो वो हो गई अपनी काइनेटिक गैस इक्वेशन, लगाओ, PV इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर, वही लगा रहा हूं, P कितना है निकालना है, V कितना है 10 लीटर, वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में रखते थे, याद करो मैंने आपको यूनिट लिखा रखी थी, तो 10 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो -3, तो ये मीटर क्यूब में रख दिया। PV इज इक्वल टू 1/3 M मतलब मास, किसमें, kg में दे रखा है, बहुत बढ़िया। N मतलब मॉलिक्यूल्स, 1/3 mn। VRMS स्क्वायर, VRMS कितना है 100 का स्क्वायर, मतलब 2 जीरो और बढ़ा दो, 100 का स्क्वायर कर दिया, 2 जीरो और बढ़ा दिए, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से प्रेशर निकालना है, तो P सॉल्व कर लो थोड़ा सा, क्या आ जाएगा, 3 से उड़ा दिया, ये कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। अब 10 की पावर इकट्ठी कर लो, तो 2 हो गया, और इंटू 10 की पावर बता दो टोटल कितनी हो जाएंगी, यहां -2 बचेंगी, उधर ले जाओ तो 100 कर दो, और तो यहां 4 जीरो थे, 100 और आएगा 6 जीरो, तो 10 की पावर 6 हो गया, और 22 + 6 कितना हो गया 28, 28 में से 4 माइनस कर दो, मतलब 24 माइनस कर दो, 4 बचेगा, और ये किस में आता है आंसर आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल में। याद करो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, PV इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर, है ना। चलो आगे बढ़ो, अगला एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इनकरेक्ट रिगार्डिंग KTG, मतलब KTG में कौन सा पोस्टुलेट गलत है, तो जो मैंने पोस्टुलेट लिखा है तो उनको चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए पढ़ो, गैस पार्टिकल्स आर कंसीडर्ड एज पॉइंट मास, बिल्कुल सही है। दूसरा, द मॉलिक्यूल आर इन द रैंडम मोशन, कैओटिक मोशन होता है, डिसऑर्डर रैंडम मोशन होता है। तीसरा कह रहे हैं व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड दे लूजेस एनर्जी, गलत। इसमें क्या होता था, याद करो, कोलिजन जो होते थे वो परफेक्टली इलास्टिक होते थे, मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते थे, मतलब इनकरेक्ट में क्या आ गया, सी। डी ऑप्शन चेक कर लो, व्हेन गैस इज हीटेड द मॉलिक्यूल मूव फास्टर, बिल्कुल सही है, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तेज भागेंगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बाकी जो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अब मेन फोकस गैसेस स्टेट वाले चैप्टर में आपको ग्राम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, रियल गैस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के जाना अच्छे से। बाकी और चीजें मैंने कवर करा दी। अब जैसे KTG की बात कर लें, KTG केमिस्ट्री के गैस स्टेट में नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ सकता है, और फिजिक्स में तो इसका यूज करना ही है ना आपको, तो आपको फिजिक्स के नजरिए से भी देखा जाए तो भी आपका पोर्शन कवर हो गया एक तरीके से, KTG वाला जो थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, VRMS, URMS, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसलिए मैंने आपको करा दिया कि मान लो कभी फिजिक्स में भी क्वेश्चन आ जाए तब भी कर लेना भाई, छोड़ के मत आना, क्योंकि आसान होता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये रही कि जितने भी गैस लॉज हैं एक बार उनकी इक्वेशन पढ़ लो, ठीक है, ग्राफ वगैरह देख लो, क्वेश्चन कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया, वो सब कर लो, और डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन देख लो। बाकी मेन फोकस किस पे रखना है आपको, फिर बोल रहा हूं, मेन फोकस किस पे रखना है, रियल गैस एंड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। मेन फोकस ये है, इनको बिल्कुल भयंकर तरीके से रट के बैठ जाओ अभी से ही, पहले ही बता रहा हूं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर लेना आप, ठीक है। चलो फिर ये नोट करो, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में, अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा आता है, सस्पेंस है ये तो, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, मस्त रहो।